अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। तैयबा तशद्दुद केस में अदालत ने अहम सवाल उठा दिया। कहीं बच्चे अगवा करके बेचने वाला कोई गिरोह काम तो नहीं कर रहा। मियां साहब, मामला संगीन है, तवज्जो देना होगी। और कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक दिहाई पुराना सर्कुलर रेलवे मंसूबा फिर शुरू होने जा रहा है, लेकिन अब तक एक ईंट तक नहीं रखी जा सकी है। बच्चे बच्चे होते हैं, उनकी मासूमियत और शरारतें सारी परेशानियां और सारी तकलीफें भुला देती हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ भी आज यही हुआ। वो स्कूलों को नई बसें देने पहुंचे तो पनामा की परेशानी, फौजी अदालतों की बहाली का चैलेंज और अपोजिशन के ताने सब भूल गए। उनका मूड खुशगवार हो गया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने बच्चों को अपने दिल की धड़कन करार दे दिया। वो क्या कह रहे थे, पहले आपको ये सुनवाते हैं। मरियम बहुत तवज्जो दे रही हैं आप सब नन्हे मुन्ने नौ निहालों पर, और आप सब जो यहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रन हैं इनके लिए भी हम इंशाअल्लाह खुसूसी तवज्जो देंगे। ये नवाज शरीफ की दिल की धड़कन है जो सब बैठे हुए। वज़ीर आज़म को आपने सुना, उनके जज्बात, एहसासात और अल्फाज बहुत अहम हैं, सच्चे हैं, जिनकी कदर की जानी चाहिए। लेकिन मियां साहब, आप ही के दौर हुकूमत में इसी इस्लामाबाद में आज के रोज़ ही एक ऐसी बच्ची, नन्ही बच्ची तैयबा तशद्दुद का निशाना जो बनी थी, उसे अदालत में पेश किया गया। बुरी तरह उसको पीटा गया था और जबरी मुशक्कत भी उससे कराई गई थी, और ये सब कुछ एक जज के घर में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले का नोटिस ले रखा है। अदलिया अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरा करना होगी। इस केस को मिसाल बनाना पड़ेगा, और ये तभी मुमकिन है कि जब इस केस में हुकूमती मशीनरी पूरी तरह से अदलिया का साथ दे। खैर, तैयबा तशद्दुद केस में आज अहम डेवलपमेंट जो थी वो नजर आई है कि अदालत ने तैयबा के वालिद से कई सवाल पूछे हैं और आखिरकार हकीकत सामने आ गई है। बच्ची के वालिद ने ये बताया है कि 14 अगस्त 2016 में बच्ची मुलाजमत के लिए नादरा नामी खातून को दी गई, जिस पर 3000 महाना और 18,000 रुपए एडवांस दिए गए थे। फैसलाबाद में मुलाकात का कहा गया, लेकिन तैयबा को इस्लामाबाद मुलाजमत का कहकर इस्लामाबाद भेज दिया गया और बच्ची पर तशद्दुद का मीडिया से पता चला। इस्लामाबाद पहुंचने पर जहूर नामी एक वकील, जिसने 5 रोज तक उसे घर में बंद करके रखा, मोबाइल छीन लिया गया और सुलह नामे पर जबरदस्ती अंगूठे भी लगवाए गए, जिसके बाद अदालत ने जहूर नामी वकील को भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया है। लेकिन आज की जो समाअत है, इसमें और भी कई इंकिशाफात हुए हैं। तैयबा के दावेदार 3 वालिदैन केस से दस्तबरदार हो गए और उन्होंने ये बताया है कि तैयबा उनकी बेटी नहीं, लेकिन उनके साथ भी यही कुछ हुआ है। उनकी बच्ची को भी नौकरी दिलाने के लिए ले जाया गया और अब वो कहाँ है कुछ पता नहीं। वो यहाँ तक सिर्फ इसलिए आए ताकि उनकी सुनवाई हो सके। सूरत हाल इंतहाई संगीन है। ये सिर्फ उन चंद वालिदैन की दुहाई नहीं, बल्कि उन तमाम गुमशुदा बच्चों का मामला है जो कई अरसे से लापता हैं। कुछ माह पहले बच्चों की गुमशुदगी का बड़ा चर्चा रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस भी ले रखा है, लेकिन ये केस अब तक कहां पहुंचा। आज का प्रोग्राम और इसका ये पहला सेगमेंट इन्हीं बच्चों की गुमशुदगी पर हम बात करेंगे, उसकी करेंगे और साथ ही ये भी सवाल उठाएंगे कि कहीं पाकिस्तान में कोई ऐसा गैंग तो काम नहीं कर रहा जो बच्चों को अगवा करके बेच देता हो। इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तैयबा तशद्दुद केस और बच्चों की गुमशुदगी का ये मामला, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सबा सादिक साहिबा। बहुत शुक्रिया सबा सादिक साहिबा आपका। आज इस्लामाबाद में हमने बड़े खुशगवार मनाजिर भी एक तरफ देखे कि जहाँ बच्चे बड़े खुश खुर्रम थे, वज़ीर आज़म उनसे बात भी कर रहे थे, और दूसरी जानिब हमने तशद्दुद का शिकार एक बच्ची भी देखी जो कि अदालत में मौजूद थी। अब अदालत में जो समाअत हुई है, उससे आज की समाअत के बाद ये मालूम होता है कि ऐसे ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो माँ बाप से बच्चों को लेते हैं नौकरियों के बहाने और उसके बाद आगे सप्लाई कर देते हैं। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या वाकई इस तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं और पुलिस इस बारे में कोई तहकीकात कर रही है? आपके पास रिपोर्ट होते हैं ऐसे मामला? जी जी नाजिया, बहुत शुक्रिया आपका, बात करने के लिए आपने मौका दिया। इशू ये है कि इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़े अरसे से काम कर रही है, मगर चूंकि गाँव देहातों में ऐसे लोग होते हैं कि जो बीच में थर्ड पर्सन का रोल प्ले करते हैं और बच्चों को माँ बाप से लाके यहाँ शहरों में, बड़े शहरों में, घरों में जो है, इवन माँ बाप को ये भी पता नहीं होता कि तनख्वाह कितनी है, वो किस घर में है, किसके पास है, राब्ता नंबर क्या है।
یہ واقعہ تو رپورٹ ہو گیا, آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چلا گیا اور اس کی میڈیا نے بھی اویئرنیس پبلک تک پہنچائی اور ہر بندے کو طیبہ کا پتہ چلا. الحمدللہ حکومت پنجاب نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ذریعے 65 ایسے بچیوں کو گھروں کے اندر بدترین تشدد سے ریسکیو کیا ہیلپ لائن 1121 کی کال کے ذریعے, اور ان بچوں کی حفاظت کو یقینی بنایا. ایسے لوگوں کے اکثر ہمیں جب پتہ لگتا ہے کہ یہ بچہ گھر تک کیسے پہنچا ملازمت کرنے کے لیے, تو کوئی نہ کوئی بیچ میں تیسرے بندے کا وجود ضرور نظر آیا, اور بعض اوقات ہم نے ان کے خلاف FIR بھی درج کروائی تیسرے بندے کے. سبا صادق صاحب, یہ جو کیس تھا یہ غیر معمولی تھا, ظاہر ہے جس طرح سے یہ میڈیا پر آیا اور وہ بچی سامنے آئی, بہت ہی افسوسناک تھا. لیکن کیا اس کے بعد مزید کیس رپورٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں, بدقسمتی یہ ہے کہ جس کے گھر سے یہ بدترین تشدد ہوا وہ خود انصاف فراہم کرنے والی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے جس بچی کے ساتھ جو ظلم کیا وہ تو ناانصافی کی انتہا ہے. تو اسی طرح یہ جو کیسز ہیں ہمارے پاس اکثر و بیشتر جب آتے ہیں تو افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر پڑھے لکھے گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ جانوروں سے بدترین سلوک کرتے ہیں. حکومت کی گرفت ان کے اوپر سخت ہے. آنریبل سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس دیا, ہم بھی اسسٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں, اور اس کے علاوہ جو کیسز ہیں اس پہ بھی حکومت جو ہے ان بچوں کو ریلیف. اچھا سبا صادق صاحبہ, یہاں ایک اور اہم معاملہ ہے. ایک طرف تو بچوں پر تشدد, ان سے محنت مشقت کروانا, جبری مشقت کروانا یہ ہے, لیکن دوسری طرف جو گمشدہ بچوں کا معاملہ ہے کافی عرصے تک بڑا چرچا ہوتا رہا, میڈیا پر بھی بڑی خبریں آئی ہیں. ان گمشدہ بچوں کا کیا ہوا؟ جی, وہ بچے جو گمشدہ تھے اور ان بچوں کی تلاش ہم نے کی ہے, اور ان بچوں کو ہم نے ماں باپ تک یونیفائی کرانے کے لیے اپنا فعال کردار ادا کیا ہے. ایون ہمارے نہ صرف صوبے کے اندر بلکہ بین الصوبائی طور پہ بھی ہمارے رابطے تمام حکومتوں کے ساتھ ہیں. ایون افغانستان تک کے وہ بچے جو کسی بھی طرح سے پاکستان آئے غیر قانونی طور پہ یا قانونی طور پہ, ہم نے وزارت داخلہ اور حکومت افغانستان کے ساتھ رابطہ کر کے ان بچوں کو ان کے گھروں تک پہنچایا. اور آج اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے خود اپنا کردار ادا کیا. وہ بچے جو سندھ سے آئے ہوئے تھے کسی بھی طرح ہمارے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہم نے ان کو ریسکیو کیا, ان کے والدین کی تلاش کی, اور آج وزیر اعلیٰ کے بدولت ان بچوں کو ماں باپ کے سینے کے ساتھ لگوایا گیا. بہت شکریہ سبا صادق صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور آصف نوید آج نیوز کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے آصف, آپ نے کیا مناظر دیکھے؟ ایک بچی کو وہاں پر پیش کیا گیا, وہ بچی جو کہ تشدد اس پر کیا گیا تھا, زخموں کے وہ نشان تو مندمل ہو چکے تھے, لیکن کارروائی کہاں تک پہنچی؟ کیا معاملات سامنے آئے ہیں آج کورٹ میں؟ دیکھیں, آج سب سے پہلے تو جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ جو بچی کے والدین کی جانب سے ایک صلح نامہ عدالت میں جمع کرایا گیا تھا, اس پر آج تفصیلی بات ہوئی. تقریباً 1.5 گھنٹے کا انٹرویو تھا, انٹرویو ہی کہیں گے کیونکہ اس کے بچی کا جو والد ہے مبینہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ اعظم اسی کا والد ہے طیبہ کا. اس سے 1.5 گھنٹے تک تقریباً چیف جسٹس آف پاکستان نے مختلف سوالات کیے گئے, تقریباً 50 سے زائد سوالات کیے. ان سوالوں کا جو مرکز تھا وہ یہی تھا کہ کیا اس کی جانب سے جو صلح نامہ جمع کرایا گیا عدالت میں اس کیس کے حوالے سے اس میں کوئی دباؤ تو نہیں ہے. لیکن آج جو سب سے سنسنی خیز بات سامنے آئی کہ اس بچی کا جو والد تھا اس نے برملا اس بات کا اظہار کیا, جس پر چیف جسٹس صاحب نے بار بار اس سے پوچھا کہ آپ یہ بات کس طرح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی قسم کا کوئی صلح نامہ پڑھوایا نہیں گیا, میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا تھا. مجھ سے صرف وکیل نے کہا اس پہ انگوٹھا لگا دو, تمہاری بچی تمہارے حوالے کرنی ہے. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ اس پہ تشدد کس نے کیا, آپ نے تشدد کرنے والوں سے ملنا کیوں نہیں چاہیا, کاروائی کیوں نہیں چاہی. تو اس نے کہا جی میں ان پڑھ آدمی ہوں, غریب آدمی ہوں, تو مجھ سے کیا کاروائی, مجھے تو جس طرح وکیل کہتا رہا میں اس طرح چلتا رہا. اس کے بعد وکیل بچوں سمیت. بہت شکریہ آصف نوید ہمارے ساتھ ہے, آج ہونے والی اس تفصیل سے بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ایک بریک ہم لے رہے ہیں, اور اس بریک کے بعد بات کریں گے کراچی سرکولر ریلوے کی, جو کہ برسوں پرانا خواب ہے اور اب تعبیر کے قریب ہے. ہمارے ساتھ رہیے. کراچی میں ٹرانسپورٹ گھمبیر مسئلہ ہے جسے سندھ حکومت کئی سالوں تک ٹالتی رہی, اور اس حوالے سے بڑے بڑے دعوے تو ضرور کیے گئے لیکن عملی طور پر کچھ ہوتا نظر نہیں آیا. اب دیر سے ہی صحیح لیکن حکومت جاگ گئی ہے اور ٹرانسپورٹ کے مسئلے پر حقیقی کوششیں بھی نظر آ رہی ہیں. وفاق کے گرین لائن بس منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے, اور سندھ حکومت بھی اورنج لائن بس منصوبہ بنا رہی ہے, اور اب سرکولر ریلوے کی فیزیبلٹی پر بھی کام شروع ہو گیا ہے. لیکن اس منصوبے کی راہ میں تجاوزات بڑی رکاوٹ ہیں. اب یہ رکاوٹیں کس طرح سے دور کی جائیں گی, پوچھیں گے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ ناصر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ناصر حسین صاحب آپ کا.
सर्कुलर रेलवे एक दिहाई पुराना ये मंसूबा है, लेकिन अब तक तो इसकी एक ईंट भी नहीं रखी जा सकी है। एक मरतबा फिर से इसकी फिजिबिलिटी पर काम शुरू हुआ है, जो कि बहुत अच्छी खबर है, लेकिन क्या ये मामला फिजिबिलिटी तक महदूद रहेगा या आगे भी बढ़ सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सर देखिए, जायका के साथ बिल्कुल उन्होंने बहुत काम किया, फिजिबिलिटी बनाई, और उन्होंने जो 46 दी थी, पॉइंट्स दिए थे कि इस पे अमल किया जाए, उनमें 45 पे अमल हो गया था। 46 पे भी एक दूसरे के साथ इस बात पे एग्रीड थे कि हम जो लोग वहाँ पे हैं इंक्रोचर्स, उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन बाद में उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई। अब जो हम आपको श्योरिटी की बात करते हैं, या आज आपने देखा कि कल मैं भी विज़िट करके आया, आज फिर सीएम साहब ने बुलाई और एक कमेटी बना दी गई है जो इंक्रोचर्स को हटाने के लिए कमिश्नर साहब की सरबराही में, और इस पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और हम जो अपने हिस्से का काम है, जो इक्विटी सिंध गवर्नमेंट ने उसमें डालनी है, उसका अभी से ही काम हमने शुरू कर दिया। और फिजिबिलिटी जो कह रहे हैं आप, एक बिल्कुल जायका ने बनाई थी, लेकिन कुछ अरसा वो गुजर गया, अब नहीं, उस पर हमें कुछ और चीज़ें भी लानी हैं, और फिर इसका पहले तो उसी को रिवाइव करेंगे जो पहले ये है, उसका जो बना हुआ था केसीआर। उसके बाद क्योंकि कराची काफ़ी फैला है और उसमें आबादी भी बड़ी है, उसका रेडियस बिल्कुल फैला है और आबादी भी बड़ी है, और जिस हिसाब से आप तजावुज़ात कर रहे हैं, 67 किलोमीटर तक फैले हुए हैं ये तजावुज़ात सर्कुलर रेलवे मंसूबे के रास्ते में, और सबसे बड़ी रुकावट भी यही है। यहाँ पर मकानात भी कायम हैं, लोग भी आबाद हैं, यहाँ पर कई दहाइयों से बल्कि आबाद है, उनको हटाना क्या इतना आसान होगा? वज़ीर आला ने हुक्म तो ये दिया है, लेकिन आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से निपटेंगे आप खासतौर पर इन तजावुज़ात से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि 1999 तक सर्कुलर रेलवे चल रहा था। ये भी हकीकत है कि उसका कोई इतना उस वक्त अफादियत नहीं थी, अफादियत खो चुका था, क्योंकि काफ़ी जगह पे लाइनों में भी प्रॉब्लम था, फिर ये रेलवे क्रॉसिंग्स पे रुकना पड़ता था, जो ट्रेनें थी उनकी हालत भी बहुत बुरी थी, तो लोगों ने उसको यूज़ करना कम कर दिया था। क्योंकि टाइम जो इसका असल मकसद ये होता है कि टाइम लोगों का बचे और वो आसानी से अच्छी उससे पहुँचे। तो जब ये और ज़्यादा लंबा होने लगा तो लोगों ने भी इस पर चढ़ना छोड़ दिया था। तो ये तो ट्रैक तो 1999 तक मौजूद था। अब उस ट्रैक पे अगर कोई आके बैठ गया है, किसी ने अपने घर को और बड़ा फैला दिया है, कोई और चीज़ रेडी लगा दी है, या कल मैं जब विजिट कर रहा था एक फर्नीचर मार्केट इसके ऊपर बन गई है। मेरा सवाल ये है, हुकूमत ये करेगी कैसे, किस तरह से हटाएंगे आप इन तजावुज़ात को? ताकत का इस्तेमाल होगा, मुज़ाकरात करेंगे लोगों से, किस तरह से निपटेंगे? देखिए, इनक्रोचर जो है वो इनक्रोचर होता है, और अगर एक तो वो आबादियां हैं जो कई सालों से लोग रह रहे हों, कानूनी हो या गैर कानूनी हो, लेकिन अब कोई नया मंसूबा वहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे हों, तो फिर जाहिर है उनको अगर वहाँ से हम लोग उठाएंगे तो उनको ज़रूर रीसेटल किया जाएगा, या उनको कहीं और सेटलमेंट के लिए कोई जगह दी जाएगी। लेकिन ये तो गवर्नमेंट का एक लाइन बिछी हुई थी, जिस पे आकर अगर कोई बैठ जाता है तो इखलाकी तौर पर तो उसको कोई क्लेम नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के साथ हमदर्दी रखती है, उसके लिए ज़रूर हमारी लीडरशिप ने हमें ठीक है। अच्छा, एक और अहम मामला इसके अदाद-ओ-शुमार से मुतालिक मैं आपसे बात करना। अदाद-ओ-शुमार जो इसके जारी हुए हैं उसके मुताबिक मंसूबे की जो लागत थी 700 मिलियन डॉलर थी, और अब 3 अरब डॉलर का तखमीना लगाया जा रहा है। ये लागत कंफर्म है या मजीद इसमें इजाफा भी हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो उस वक्त की फिजिबिलिटी बनी थी जो जायका के थ्रू, उसकी लागत कहीं ज़्यादा थी। अब जो फिजिबिलिटी बनी है या जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी लागत भी, और इस पे लागत इस वजह से भी कम आएगी कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसमें जो चीज़ें इंपोर्ट होंगी, जो क्योंकि काफ़ी ऐसी इक्विपमेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से इंपोर्ट होनी है, और उन पर जो कस्टम ड्यूटी है या दूसरी जो भी टैक्सेस थे वो सब माफ़ कर दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ा है, और इंशाल्लाह इस पे जल्दी काम भी शुरू होगा और ये फिजिबल भी होगा। और जो भी चाइना की CPEC में उन्होंने शामिल किया है, तो इस पे बहुत ही सॉफ्ट लोन वो देंगे,
جس کا بہت مارکیٹ شکریہ بہت بہت ہی شکریہ کم وزیر ٹرانسپورٹ ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہے. سرکولر ریلوے میں بات ہو رہی ہے. بہترین منصوبہ ہے جسے 10 سال پہلے ہی بن جانا چاہیے تھا, لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے. حکومت جلد از جلد اس پر کام کر کے اس کو مکمل کرنا چاہے تو کراچی کے شہریوں کے لیے جو ٹرانسپورٹ کی پریشانی وہ ختم ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.